विद मी। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था विद रिगार्ड टू बंगाल को कैसे अनेक्स किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है मैसूर को 4 लड़ाइयाँ लड़ करके फाइनली अनेक्स कर लिया ब्रिटिश इंडिया में, राइट। तो 4 लड़ाइयों में कंक्लूजन क्या हुआ कि जो वाइडियर डायनेस्टी थी उसको वापस थ्रोन पे एज अ पपेट इंस्टॉल किया गया, राइट, बाय द ब्रिटिशर्स। और इसमें हमने लास्ट टाइम टीपू सुल्तान तक लिख लिया था। इसके बाद में पुट अ नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ द एंग्लो मैसूर वॉर्स, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। तो आप ये चारों की वॉर की टाइमलाइन है आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लो ऐसे करके कि फर्स्ट उसमें पर लाइन लिखना कि ब्रिटिशर्स टुक 4 वॉर्स। तो ब्रिटिशर्स टुक 4 वॉर्स टू फाइनली एनेक्स द मैसूर, टू फाइनली एनेक्स द मैसूर। चलो ये डेट छोड़ देना, अगर चाहो तो लिख लो, आगे लिखवा दूंगा। टू फाइनली एनेक्स द मैसूर। अब इसके अंदर सब हेडिंग डालना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 टू 1769। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और आपको पता है कि इस वॉर में क्या क्या हुआ था, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखो। बैकग्राउंड में आपको एक जाना है। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ Mysore, due to continuous expansion of Mysore by the Hyder Ali, comma, the neighboring state did not like it. The neighboring state did not like it. That is Nizam of Hyderabad, Peshwa of Mysore, Peshwa of Maratha, Nizam of Hyderabad, Peshwa of Maratha, and the Britishers फिर ब्रैकेट लगा लिखना, ड्यू टू देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। ब्रैकेट में ब्रिटिशर्स के आगे फिर ब्रैकेट क्लोज करो, ड्यू टू देयर कमर्शियल इंटरेस्ट, राइट। इसमें आप लिखोगे, हम सब एक्सप्लेन कर चुके थे कल, तो सारा वो चीज़ मैं वापस नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट लिखाऊंगा। क्या लिखना है आपको कि ब्रिटिशर्स प्लस हैदराबाद प्लस मराठा वर्सेस व्हाट, मैसूर। और मैसूर की ब्रैकेट में हैदर अली लिख लेना, इजी रहेगा समझने के लिए। तो ब्रिटिशर्स प्लस कौन थे, हैदराबाद, कैसे भी लिख लो, निज़ाम ऑफ हैदराबाद लिख लो, चाहे हैदराबाद लिख लो, ठीक है, प्लस मराठा थे। तो ब्रिटिशर्स, हैदराबाद, मराठा वर्सेस व्हाट, मैसूर। और मैसूर में कौन लीड कर रहा था उस समय, हैदर अली। तो ब्रैकेट लगा के लिखिए हैदर अली, ठीक है। और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि इतना आसान नहीं था कि बस सब ट्रीटी में शामिल हो गए। बहुत चीज़ें घटी थी इनके बीच में कि ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद से अलाय कर लिया था, कि उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि ठीक है हम सब मैसूर से परेशान है तो हम इकट्ठे मिलके इनका सामना करेंगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हमने कल डिस्कस किया था। तो अब इसके बाद में लिखोगे कि इन द बैटल ड्यू टू द मिलिट्री टैक्टिक्स ऑफ हैदर अली, in the battle due to the military tactics of Hyder Ali, he defeated the large armies of enemies. He defeated the large army of enemies. Full stop. फिर एक लाइन छोड़ के लिखना, कंक्लूजन, द ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड। आगे डेट पक्का लिख लेना 1769, जो लास्ट डेट है बैटल की। तो द ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 एज अ कंक्लूजन, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 साइंड एंड डिक्टेटेड बाय हैदर अली, साइंड एंड डिक्टेटेड बाय हैदर अली, ठीक है।
और आगे एक ब्रैकेट लगा के लिखो उसमें कि मोर एरियाज वर कैप्चर्ड बाय द मैसूर। बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नाम आपको वहाँ पे कौन ऑफिसर अपॉइंटेड था, ये था, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। सो मोर एरिया वर कैप्चर्ड बाय द मैसूर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, तो पुट द हेडिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, 1780 और 84, रफली 10 साल बाद। तो आप देखो ये टाइम डेट आपको पक्का याद रखनी है, आप कैसे भी याद करो पर आपको याद रखनी है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84। अब इसमें क्या हुआ था, हमने पहले भी एक्सप्लेन कर लिया था, टू द पॉइंट, सीधा हम पॉइंट पे आएंगे। क्या था कि ब्रिटिशर्स डिड नॉट लाइक द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैसूर एंड फ्रांस। ये तो आपको पता ही है, हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि क्या वजह थी कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली जीत गया डिस्पाइट कि ब्रिटिशर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और अच्छी मिलिट्री टैक्टिक्स उनके पास में भी थी, क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? कल मैंने पूरा 1 घंटा इस पर डिस्कशन किया था कि क्यों हैदर अली पहली लड़ाई जीता जबकि ब्रिटिशर्स का भी साथ उन दो मराठाओं और हैदराबाद के साथ में था। बताओ। पहली लड़ाई थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। उसने वो निज़ाम, हैदराबाद का क्या तरीका था लड़ने का, ट्रेडिशनल था। मराठाओं का तरीका ट्रेडिशनल था, ब्रिटिशर्स का तरीका अनकन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल। इतना पता नहीं था सबको कि वो क्या लड़ेंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो उसने पहले से, फ्रांस ने इतनी हेल्प की उनकी, हमने पहले बैकग्राउंड, तभी तो मैंने आपको क्या कहा था, हाँ, जीरो से स्टार्ट करके पूरा बैकग्राउंड क्यों समझाया था कि आपको समझ में आए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर पाएँ। इसलिए क्योंकि फ्रांस ने पहली मदद की हैदर अली की। तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स लगभग 19 BC थे, तो उसने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश टैक्टिक्स हो सकती है, उनके कौन से वेपन्स हैं, लेटेस्ट क्या चीज़ है वगैरह, उसने उस तरह से ट्रेन किया अपनी आर्मी को। तो ये एक रीज़न है किसका कि हैदर अली इतने आराम से जीत गया, वरना उसको बहुत दिक्कत होती, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में लिख लिया कि डिड नॉट लाइक द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड मैसूर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ब्रिटिशर्स सीज्ड द फ्रेंच पोर्ट माहे। ब्रिटिशर्स सीज्ड द फ्रेंच पोर्ट माहे and this port was an important point for the export import. This port was the important point for export import of Mysore state. पर ऑपरेट कौन करता था पोर्ट को? फ्रांस। मैंने बताया था बिकॉज दे डिड नॉट हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, सो दैट्स वाई फ्रांस इनकी काफ़ी हेल्प करता था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सो द वॉर टुक प्लेस बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिशर्स। So the war took place between Mysore and Britishers. And during this, Hyder Ali infected with the cancer and ultimately died. Next line लिखना, the war took upon by Tipu Sultan. The war took upon by Tipu Sultan but after numerous skirmish मतलब झड़पें छोटी मोटी, but after numerous skirmish SKRMISH, ठीक है, skirmish, there was no conclusion of the battles. बहुत सारे बैटल्स लड़े गए, ध्यान रखना, एक दो नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, फाइनली अ ट्रीटी वॉज साइंड, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। Finally, a treaty was signed, that is Treaty of Mangalore, 1784, ठीक है, हो गया। तो ये ट्रीटीज़
लड़ाई के साथ में आपको मैच द फॉलोइंग में पूछी जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, रफली 5 साल बाद फिर इनकी लड़ाई होती है 1789 से 1792। 1789 से 1792, ठीक है। इस पे पहला पॉइंट आप लिखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस कम्स टू इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेलिंग है ना, आती है कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस केम टू इंडिया, ब्रैकेट में लिखोगे 1786 टू 1793। 1786 टू 1793। अब यह आएगा, इसकी पॉलिसीज कुछ और होंगी। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट लाइन लिखना, आफ्टर टीपू सुल्तान अज्यूमिंग द पावर इन मैसूर। आफ्टर टीपू सुल्तान अज्यूमिंग द पावर इन मैसूर, comma, he was aware of the fact that aware of the fact that Britishers might try to attack and supported by the neighboring states, the Nizam and Maratha, supporting by the neighboring states, full stop। next line में लिखना, he even sent ambassadors to France and Turkey। he even sent ambassadors to France and Turkey to have a close cooperation in the field of trade and military। To have a close cooperation in the field of trade and military। लिख लिया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखना, टीपू सुल्तान अटैक द ट्रावनकोर। क्यों किया था आपको पता ही है, वहाँ पे एक जो दुश्मन थे वो चले गए थे। तो टीपू सुल्तान अटैक द ट्रावनकोर विच वॉज एन अलाय ऑफ ब्रिटिशर्स। तो टीपू सुल्तान अटैक्ड द ट्रावनकोर विच वॉज एन अलाय ऑफ ब्रिटिशर्स, full stop। in this battle against the Mysore, Britishers became victorious। in this battle against the Mysore, Britishers became victorious, full stop। next line, due to successive battles Mysore had weakened by this time। full stop। next line में लिखना, a treaty was signed that is Treaty of Seringapatam in 1792। a treaty was signed, that is a Treaty of Seringapatam in 1792, ठीक है। चाहो तो ये लिख सकते हो, ये सब मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपके लिए। टीपू लॉस्ट मैनी एरियाज इंक्लूडिंग मालाबार। उस ट्रीटी में क्या हुआ था कभी पूछा नहीं गया है आपसे, कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो, टीपू लॉस्ट मैनी एरियाज इंक्लूडिंग मालाबार। मालाबार कोस्ट आपको बताइए, डिफरेंस है मालाबार और कोंकण जो है उसमें, है ना।
क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है क्या? अच्छा, कौन सा? ये ईस्ट में, ये वेस्ट में, और ये ईस्ट में। ये कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट। कहाँ तक? पूरा सिर्फ इतना? फिर ये मालाबार कोस्ट है और ये कोंकण कोस्ट है पूरा। गुजरात यहाँ तक आता है, सूरत है यहाँ पे, आपको पता है। फिर महाराष्ट्र। तो पूरा जो है वो कोंकण कोस्ट है क्या? इतना तो पता ही होगा। कोंकण क्यों कहते हैं इसको? और ये मालाबार है, तो फिर वो क्या है? आपने एक पढ़ा होगा, एक और इसको नाम से जानते हैं, वेस्ट। वो घाट्स तो अलग चीज़ है, वो तो अंदर होते हैं, राइट, दे आर डिफरेंट। इसको कोंकण और मालाबार क्यों कहते हैं? किसको आइडिया है? एक शो आता था मालगुडी डेज, देखा कभी? देखना, उसमें बहुत मतलब कभी देखा होता, डीडी नेशनल पर नहीं देखा था कभी बचपन में? नहीं सर, हम इतने पुराने नहीं है ना। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छा शो था, लोग देखते थे। और ये कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल कोस्ट है ये पूरा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? यहाँ चेन्नई है सिटी, चेन्नई से कोरोमंडल, या मुंबई है, मुंबई से मालाबार कोस्ट, राइट। कोंकण कोस्ट इज़ ए पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट, ध्यान रखना, बहुत छोटा सा है। गोवा का जो एरिया होता है ना, सिर्फ उसको कहता है कोंकण कोस्ट। फिर वहाँ पे कोंकण रेलवेज अलग से चलता भी है, तो आपको ध्यान रखना है। गोवा का जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड कोंकण, नीचे वाला मालाबार कोस्ट। समझ में आया? कहाँ? काठियावाड़ रीजन में आ जाता है वो पूरा, सूरत वाला है, ठीक है। पर कोंकण जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बोला जाता है? गोवा वाला पार्ट है, राइट, गोवा एंड महाराष्ट्र। अब देखो, तो ये जो मालाबार कोस्ट पे जब उसका कब्ज़ा हो गया ब्रिटिशर्स का, तो आप समझ लो कि मैसूर का तो आपको पता ही है, कल भी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी दिक्कतें हुई। फिर आखिरी लड़ाई जो हुई, तो पुट द हेडिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फटाफट से लिख के ख़त्म करते हैं और मराठा एम्पायर शुरू करते हैं आज। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सबसे पहले तो ये लिखो, टू लिव लाइक अ लॉयन। नहीं ये छोड़ो, पहले डेट वही लिख लो, एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी? 1799 में। पहला पॉइंट इसमें लिखना हमेशा, देखो मैं आपको वही चीज़ें लिखवाऊंगा जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसे तो आप, होता क्या है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेस्ट तरीका होता है कि आप गवर्नर जनरल्स, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स, उन सब का एक लिस्ट साथ में रखो। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है याद रखना, बट कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो वो फिर क्या होता है ना, आपको पता चलता रहता है, अच्छा इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ, अच्छा जलियांवाला बाग हुआ, उस समय कौन आया था, उसकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी। उस समय जब हम आगे पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, तो उस समय कौन था, कांग्रेस बनी तब लॉर्ड डफरिन आए थे, तो उनकी जो पॉलिसी होगी वही आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। समझ में? जैसा उस इंसान की सोच होगी वो रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर वो अच्छा होगा इंडियंस के लिए तो शायद मे बी वो कुछ ठीक ठाक डिसीजन ले। अगर वो बहुत अगेंस्ट है, अगेंस्ट द इंडियंस, तो फिर वो कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको ये भी ध्यान में साथ साथ रखनी है, राइट। फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एंड तक पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो देखो, इलाहाबाद में ट्रीटी कब हुई थी? 1755 में, यह तो आपको पता ही होगा, 1755 में हुई थी। और इस ट्रीटी के बाद में क्या होता है? ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया था। आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, चाहो तो इसको आप साइड में नोट भी कर सकते हो। देखो 1765 फिर ड्यूल सिस्टम आया था बंगाल में, आपको याद ही है। ड्यूल सिस्टम में तो कितनी गड़बड़ी हुई वो आप सबने डिस्कस किया था। फिर आपको पता है, मैंने आपसे कहा था कि 1772 में ड्यूल सिस्टम को जो है वो स्क्रैप कर दिया गया था, हटा दिया गया था, राइट। 1772 में क्या हुआ, इसके तब जो इंडिया में आए थे वो आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। तो सबसे पहले कोई पोस्ट बनी ना बच्चों, तो वो क्या बनी थी? गवर्नर ऑफ बंगाल। समझ में आया? गवर्नर ऑफ बंगाल, द रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद में 1773 में एक एक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। ये मैं सब पढ़ाऊँगा आपको, नॉट टू बी वरी, अभी बस आने ही वाला है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, राइट। इस एक्ट में क्या होगा, गवर्नर की जो पोस्ट है, गवर्नर ऑफ बंगाल, इस पोस्ट को चेंज करके करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आया? क्लियर? इसके बाद फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे
इंडिया में कंसोलिडेशन ब्रिटिशर्स अच्छी पकड़ बनाएंगे तो धीरे धीरे एक्ट आते जाएंगे, सब ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएंगे, ध्यान रखना है। फिर कौन सा एक्ट आया कोई बता सकता है क्या? एनी आइडिया किसी को? चार्टर एक्ट सुना है? चार्टर एक्ट्स के बारे में नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैं एडिशनली बता रहा हूँ, ये सब पढ़ेंगे हम। इस एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, नाम चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, नॉट टू बी कंफ्यूज, कि फिर आप कंफ्यूज होते हो कि सर गवर्नर जनरल बंगाल क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, वासराय कब आ गए। तो ये पोस्ट चेंज होकर क्या बन गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। फिर उसके बाद में हम जवाब देते हैं 57 की क्रांति होती है, ठीक है। क्या चीज़? वो यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद अभी नहीं, वो तो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको एक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी बच्चों को सिर्फ सिंपल समझ में आना है, आपको और दिमाग नहीं लगाना इसमें सर ये क्या चीज़ें हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हिस्ट्री आएगी। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको अलग से पढ़ाऊँगा, जब ये वाला साल आएगा तब मैं आपको अपने आप ये पढ़ाऊँगा, अपने आप ये देखेंगे फिर क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, ऐसे पढ़ेंगे सीक्वेंस में, राइट। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले क्लियर हो तो अच्छा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद, वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, सदमा दे दिया इंडियंस ने हमको। तो हमारी कुछ मांगों को मानने के लिए कि भाई दोबारा इतना बड़ा विद्रोह ना हो जाए भारत में, तो फिर एक एक्ट पास होगा। तो आपको क्या करना है, एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी आपको ध्यान रखना है कि एक्ट ऐसे मज़े मज़े में पास नहीं हो रहे हैं कि बस आज आया चलो पास कर लेते हैं। एवरी एक्ट, हर एक्ट जो इंडिया में पास होगा उसका कोई ना कोई कारण होगा, या तो इंडिया में कोई कारण हुआ होगा या वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक कोई एक्ट पास हुआ होगा। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है ना, इसका रिलेशन अमेरिकन रेवोल्यूशन से है। मैं बताऊंगा कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हवा ही नहीं लगती कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या जिक्र आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर बुक्स वगैरह में इतना डिटेल में नहीं मिलता है, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो फिर वहाँ मेंशन नहीं है ये सब चीज़ें, समझ में आ रहा है? तो वो फिर आपको और चीज़ें जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो तब आपको समझ में आता है। तो फिर वो एक्ट आता है, हर एक्ट का रीज़न, कॉजेज़, वो सब मैं लिखवाऊँगा आपको। इस एक्ट में क्या हुआ, इस पोस्ट को चेंज करके बना दिया वासराय ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे हो, पोस्ट चेंज हुई, लगातार चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया क्यों? क्योंकि आप पूरा कब्जा। तो ये पोस्ट भी आपको क्या बताती है, ये पोस्ट भी आपको कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कैसे कैसे एरिया, जैसे जैसे एरिया कैप्चर हुआ है, बंगाल से बाहर निकलते इंडिया को कैप्चर किया तो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद वासराय वॉज अ एजेंट ऑफ क्राउन। क्राउन मतलब जो वहाँ ब्रिटेन में जो किंग और क्वींस होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, उसको बोलते थे वासराय। क्योंकि ये किसका था फिर, ये क्या था सर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मैं सब बताऊंगा, आप इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अभी आपको याद कर लो, पर आप ध्यान रखना कि पोस्ट कैसे चेंज हुई है। सबको समझ में आ गया ये कैसे चेंज हुई? जब लिखवानी होगी मैं अपने आप लिखवा दूंगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फाइनली एक और डाउट होता है बच्चों को, सर हमने तो सुना कि गवर्नर जनरल फिर वापस पोस्ट आई थी, आपको पता ही होगा। फिर आपको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है, वासराय की पोस्ट चेंज करके फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देते हैं, समझ में? तो ये सब इनका नाटक चलता ही रहता है, आपस में खेलते रहते हैं ये कुछ ना कुछ। तो ये पूरा सीक्वेंस है टिल इंडिपेंडेंस, राइट। जब से अंग्रेज़ आए और जब से इनका पूरा जो स्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, बस वो दिमाग में रखना, आप साथ साथ में काम आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे लिखो। इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, हेडिंग लिख ली सबने, फटाफट से ले लो, ख़त्म करो। मैसूर ये वीक हो चुका था, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सब पता ही है हमको। सीधा लिखो, द ब्रिटिशर्स आस्क्ड, नहीं रुको, इससे पहले वेलेस्ली वाला पॉइंट लिखा था क्या? नहीं लिखा ना, वो लिखो। कल जो मैंने बताया था कौन आया था इंडिया में फिर, लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने, उसका नाम तो आपको हमेशा याद रखना है, मैंने कल भी कहा था। क्यों, किस रीज़न के लिए याद रखना? आंचल बताइए, कोई नहीं बताएगा किस रीज़न के लिए। मैंने यहाँ लिखा भी था कहीं साइड में, लॉर्ड वेलेस्ली पूरा करके मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ किया था, और उनका नाम फिर बहुत टाइम तक हमको याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। क्या था? गेहूँ के ऊपर सब्सिडी, तो सब्सिडी अलायंस ट्रीटी, ठीक है, सहायक संधि हिंदी में। तो वो उसको क्रिएट किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखो, दो ट्रीटी है। एक तो मैंने आपको बताया था सब्सिडी अलायंस क्रिएटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरी मैं बता ही देता हूँ, हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरी क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, कि भाई जिसके क्वींस एंड जिसका रॉयल स्टेट है, क्वींस किंग है, उनका कोई अपना बेटा नहीं है खुद का, मतलब उनका खून नहीं है। तो पहले क्या करते थे, आपने देखा राजा रजवाड़े अडॉप्ट कर लिया, चाचा का लड़का, भतीजा, बहन का लड़का, किसी को भी अडॉप्ट कर लिया और बिठा दिया। अब जयपुर के जो भी है, राइट, अभी मोनार्की है, मतलब उनकी तरफ से, तो वो
वहाँ पे आपने देखा होगा जो पद्मनाभ सिंह है वो उनके बेटे नहीं थे, भवानी सिंह के जो लास्ट रूलर थे जयपुर के, राइट, वो उनकी बेटी के बेटे हैं, जो है ना जो अभी एमएलए दिया कुमारी, उनके बेटे हैं। तो वो ये जो सिस्टम है अडॉप्ट करने का, अंग्रेज़ों ने बोला यार कि ये सब नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा खुद का बेटा है तो ठीक है तुम उसको राजा बनाओ, नहीं होगा तो तुम्हारा स्टेट हड़प के हम अपने अंडर शामिल कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल, लैप्स मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में मर्ज हो रही है। तो रॉयल स्टेट मर्ज हो रहा है ब्रिटिश इंडिया में, बहुत बहुत ईजिली समझेंगे आप, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, श्योर, ठीक है। तो वो लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आपके दो नाम तो हमेशा याद रखना है। वेलेस्ली ने लाई थी सब्सिडरी लाइन्स, वो मैं लिखाऊंगा भी सही, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 उनका टाइम पीरियड है, राइट। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ब्रिटिशर्स ने उसको क्या बोला, तो आप पहला पॉइंट लिखो, लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया 1799 ब्रैकेट में 1799 टू 1805। लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया ब्रैकेट में 1799 टू 1805, ठीक है। कहीं ब्रैकेट में आप अलग से लिख भी सकते हो। ही क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ही क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। लिख लिया? फिर आप लिखोगे, अब आपको समझ में आएगा कि अगर वेलेस्ली आ गए तो वेलेस्ली ने ये कंसेप्ट इतनी मेहनत करके बनाया था, है ना। उसने बोला यार रात दिन एक कर दिए, जाते धमाल मचा दूंगा इंडिया में। और जाते उसको बोला भैया इधर आ जाओ, चुपचाप से फोटो ले आओ, मार्कशीट ले आओ, पकड़ो, साइन करो और चुपचाप हमारे अंडर हो जाओ। टीपू सुल्तान ने बोला चल चल हवा दे, क्या हम तो लड़ाई करके देख लेंगे, आपको आ जाओ। लड़ाई हुई, बेचारे स्वर्ग सुधार गए, है ना। और फिर इनका जो अच्छा खासा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। एक पपेट जो था उसको वापस बिठा दिया। वही लिखना है अपन को, तो लिखो फटाफट। तो ब्रिटिशर्स आस्क्ड द टीपू टू साइन अ सब्सिडरी अलायंस विद देम। ब्रिटिशर्स आस्क्ड टीपू टू साइन सब्सिडरी अलायंस विद देम, बट ही रिजेक्टेड द ऑफर। इस काइंड ऑफ ऑफर मतलब अच्छा भी था, बताऊंगा मैं किन किन के लिए अच्छा साबित हुआ ये। तो टीपू ब्रिटिश आस्क्ड द टीपू टू साइन सब्सिडरी अलायंस बट ही रिजेक्टेड द ऑफर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम टू साइड्स। मैं बता, निज़ाम को पहले ही अपना दोस्त बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, वो कहानी कभी और बताऊंगा। तो मैसूर अटैक्ड फ्रॉम टू साइड्स, दैट इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दैट इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद फ्रॉम द ईस्ट, that is Nizam of Hyderabad from the east and Britishers from the south west, ठीक है, Britishers from the south west, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखना, टीपू डाइज एट सेरिंगपट्टनम इन 1799। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस भी किया था। तो टीपू डाइज एट सेरिंगपट्टनम इन 1799। और कैप्टन असल क्या हुए, खुश हो गए कि भाई अब तो मेरा बस मज़ा ही आएगा, अब मेरा ही मैच है, मेरा ही स्टेडियम, मैं ही क्रिकेट खेलूँगा अकेला। तो अब इसके बाद क्या, ये लिख लिया। फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर कंप्लीटेड। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर कंप्लीटेड बाय, आगे लिखना, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर कंप्लीटेड बाय installing a puppet king from Wadiyar dynasty, by installing a puppet king from Wadiyar dynasty, ठीक है। ये हैदराबाद का मैप हमने देखा ही था लास्ट टाइम भी कि कैसे कम होता गया। ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, आप सबको याद ही है। कहाँ कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, कहाँ हुई थी? सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ व्हाट? मैसूर। लिख लो अगर ये नहीं लिखा है कहीं, तो कहीं छोटी कहीं जगह बची हो तो, कि उस समय वो कैपिटल थी। हमने एंग्लो मैसूर वॉर अच्छे से डिस्कस कर लिया। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप लिख के ले लो, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ IAS या कोई भी एग्ज़ाम हो।
इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको, जितना मैंने पढ़ा दिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा किताब में भी नहीं है, स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, राइट, आप जाके देख सकते हैं। अब आप देखो, अब हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मराठा, राइट। नेक्स्ट हमारे रडार में, मतलब कैप्टन रसल के रडार में नेक्स्ट क्या था, मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर तो भाई नाम लेते सबको मतलब है ना, सब काँप जाते थे कि मराठा एम्पायर से तो लड़ना भाई कोई बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्कर दी मराठास, राइट। क्योंकि उनके बारे में फेमस है ना कि वो अपने हथियारों से नहीं लड़ते, अपने जिगर से लड़ते हैं, राइट। उनके बारे में फेमस ये लाइंस थी, तो सब उससे डरते थे कि यार जितना उनमें पावर उनकी तलवार में नहीं, उनकी सोच में ज़्यादा पावर थी। ये बहुत फेमस था मराठाओं के लिए। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो लगता है कि भाई कोई वीक से वीक रूलर भी होगा, बट वो भले ही मिलिट्री इतने स्टैटिकली इतना एक्टिव ना हो, बट उसमें जो एक वो था ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो था, वो बहुत ज़्यादा मराठाओं में इंस्टॉल्ड होता है। बट जब इतना बड़ा एम्पायर, अभी हम देखेंगे कितना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर कोलैप्स कर जाना और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ 3 लड़ाइयों में उसको आराम से जीत लेना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि मराठाओं के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनके खुद के स्टेट के अंदर भी। जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा शुरू से, जब से मराठा एम्पायर शुरू हुआ। हालांकि पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ही जितना हमें मतलब है विथ रेफरेंस टू दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा। समझ में आया कि आखिर मराठाओं को कैसे जीता, उससे हम उतना ही समझेंगे, ठीक है। अब देखो, मराठा एम्पायर को मैंने सिम्बॉलिकली ऐसे शो किया है कि ये पूरा मराठा एम्पायर है। हालांकि मराठा एम्पायर तो पूरा इतना फैला हुआ था, राजपूताना आपको छोड़ना पड़ेगा, काफ़ी फैला हुआ था। तो ये पूरा आपका जो मराठा एम्पायर था, पीक टाइम की बात कर रहा हूँ, जो अपने पीक पे रहा था, वो पीक टाइम कौन सा था वो भी हम देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि मराठा एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर हुआ और उसको फिर कैसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया आराम से, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अंग्रेज़, वही स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी है, मैंने क्या कहा था, अंग्रेज़ों के पास सबसे पहले वो देखते थे पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। पहले भाई दोस्ती कर लो, ठीक है, प्यार मोहब्बत कर लो आराम से, वो आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, आपसे बिजनेस कर लेंगे। हालांकि बाद में आपको भी लूटेंगे, वो तो उनकी पॉलिसी है, राइट। बट वो पहले दोस्त बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर वो देखते हैं कि अच्छा इससे बात नहीं बन पा रही, क्या करें अब, तो वो देखते हैं कि इनके वीक पॉइंट्स क्या है, राइट, इनके स्टेट में क्या सिचुएशन है। वो ऐसे टाइम का वेट करते हैं जब उनको फ़ायदा दिख रहा हो। समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं कि भाई इस टाइम घुस गए लड़ाई में और जहाँ पे उनको पता है कि हमारा नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो अभी मैं जब आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगा, तो ये जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब ध्यान में रखने हैं आपको, कि वो उस समय एंटर करेंगे हमेशा लड़ाई में जब उनको लगेगा कि यार हमारा कम से कम नुकसान होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा हमको। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे भाई उठा के मराठा पे हमला कर दिया, चलो आ जाओ भाई, क्यों करेंगे। वो कोई क्वीन और क्वींस थोड़ी यहाँ पे, वो तो कंपनी, इट इज़ अ कंपनी। कंपनी किस लिए बनाते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पस, किस लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए। कंपनी का सोल पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। और वही तो ये लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा एरिया कैप्चर करके। अब कैप्चर करना ये नहीं चाहते थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि बस कैप्चर करना है, बंगाल कर लिया तो ग्रीन सिग्नल मिल गया, इधर भी ग्रीन सिग्नल, अब रेड सिग्नल यहाँ है तो इसको भी ग्रीन कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर पंजाब के नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये खुद से नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट सिचुएशंस ऐसी रहीं उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कि अटैक हुए, लड़ाइयाँ हुई और इनको ऐसा करना पड़ा, राइट। ये बहुत, हर हिस्टोरियन ने यही बात लिखी है। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे तो दे वर नॉट इन मूड ऑफ व्हाट, एनेक्सेशन ऑफ इंडिया। वो ऐसे मूड में नहीं थे कि पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेना। उनका बस ये था कि हमारे बिजनेस के बीच में जो आ रहा है ना, जो तकलीफ दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसको हटाओ बस। अब उसको हटाने के चक्कर में ऑब्वियसली बंगाल पे क्यों इतना सब नाटक हुआ बंगाल में, क्योंकि नवाब ने अटैक किया उनके ऊपर। और वो क्या कर रहे थे, वो कोई नवाब के ऊपर अटैक थोड़ी कर रहे थे। पहला अटैक किसने किया था, नवाब ने किया था, याद करो। वो तो कह रहे थे भैया हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, हाँ भले ठीक है करप्शन कर रहे हैं, हम मॉल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पर हम तो बिज़नेस कर रहे हैं। हमें आपको थोड़ी आपके कोई घर में आके आपको लड़ाई की है या कोई मारा पीटा है, हम तो सिंपल बिज़नेस कर रहे हैं। अब जब उनको लगता था कि भाई हमारा बिज़नेस ही ख़त्म होने वाला है, दैट फाइनली उनको फिर लड़ाई करनी पड़ती थी। ये आप ध्यान रखना, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि बस आ जाओ लड़ाई कर लो, सीधी सी बात है। वो आपको यहाँ भी दिखा था और यहाँ भी आपको देखने को मिला था मैसूर के केस में भी, कि कहीं ना कहीं वो आसपास के लोगों से अलाइनमेंट करके कुछ ना जोड़ तोड़ करे करते थे। तो अब बात करते हैं मराठाओं की। देखो मराठा एम्पायर तो वैसे तो बहुत बड़ा है, इनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट अब आपको समझना है कि कैसे इतना बड़ा एम्पायर कोलैप्स हो गया, राइट। क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया है, मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन पे गया तब मराठा एम्पायर वापस अपने क्या था, चरम पे आया, अपने पीक पे आया। तो अब देखो मराठाओं का इतिहास तो इससे भी पुराना है, ये जो डेट मैंने लिखी है ना इससे भी पुराना है। पर ये डेट मैंने क्यों लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा
इससे पहले भी मराठा थे बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे, राइट। अब मैं मराठा हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करूँगा कि उनका क्या था, फिर भी मैंने इतना बता दिया, ये भी बहुत है। किताब में ये भी नहीं मिलेगा, आप स्पेक्ट्रम में चले जाना, ये सब नहीं मिलने वाला, राइट। वो सीधा बताएंगे क्या लड़ाई हुई थी, क्या क्या हुआ था, बट हम हमेशा बेसिक डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या था, 1674 में फॉर्मली ऑफिशियली एक स्टेट बना था मराठा। उससे पहले छोटे छोटे राज्य होते थे और इनके छोटे छोटे जो पॉइंट, छोटे छोटे रॉयल राज्य होते थे, उसमें क्या था, जैसे जो मराठा में शुरू से वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, राइट, वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज है जो कि आपके सामने है, सावंत, भोसले, जाधव, निम्बरकर, घाटके, देशपांडे, देशमुख, राइट, ये सब छोटे छोटे रॉयल स्टेट्स हुआ करते थे, कोई बड़ा एम्पायर नहीं। एम्पायर इज़ डिफरेंट थिंग, ध्यान रखना। एम्पायर अलग चीज़ होती है, स्टेट अलग चीज़ होता है। मैं एक छोटा सा गांव बसाऊंगा, एक गांव मेरा है, मैं उस गांव में हवेली बना दूं अपनी, मैं डिक्लेयर कर दूं अपने आप को राजा, तो वो भी एक स्टेट हो जाएगा, समझ में आया। पर एम्पायर इज़ डिफरेंट थिंग। एम्पायर इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी रॉयल स्टेट्स, राइट। बहुत सारे रॉयल स्टेट होता है तब एम्पायर बनता है, तो हम तो एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले छोटे छोटे रॉयल स्टेट्स हुआ करते थे। जब वो सब एक हो गए, समझ में आया, जब वो सब क्या हो गए, एक, तब जो पिक्चर निकल के आई वो थी मराठा एम्पायर। अब मराठा हिस्ट्री को जब वहाँ के वो महाराष्ट्र के पीसीएस के बच्चे पढ़ते हैं तो वो इस तरह से ही पढ़ते हैं, राइट। ये दो पार्ट में उस पूरी हिस्ट्री को वो डिवाइड करते हैं। हमको खास वैसे मतलब रहेगा सेकंड वाले से, आप समझ रहे हो। हमें जो लेना देना है अंग्रेज़ों के रेफरेंस में, हम इनकी हिस्ट्री से वही पार्ट उठाएंगे जो जिससे मतलब कहाँ पे किससे मतलब है, अंग्रेज़ों से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ इनका कोई पार्ट या नाम आ रहा है हम उसी को डिस्कस करेंगे, ऊपर का कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। शिवाजी, आपको पता, छत्रपति शिवाजी वगैरह, वो सबका टाइम पीरियड ऊपर है, ठीक है। शिवाजी वगैरह जो थे, राइट, उनका टाइम पीरियड ऊपर है। शिवाजी के बाद में फिर और जो रूलर आए, हम वो जो रूलर आए मराठा एम्पायर में, उनमें क्या हुआ और कैसे आगे स्टोरी बढ़ी कि ब्रिटिशर्स से उनका कोई बातचीत शुरू हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इतना ज़्यादा हो गया कि लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है। तो अब देखो, ये तो उनका आपको पता है फ्लैग था, राइट। वो क्या चाहते थे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे कि भाई पूरे इंडिया पे कब्जा हो जाए, राइट। सो देखा रणवीर सिंह उसमें क्या करता है, हर जगह जा लड़ाई करता है, बस पूरा छा जाता है। तो वो वही काम इन्होंने किया है। तो मराठा एम्पायर को अपने पीक पे ले जाने का काम इन्होंने किया है, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड, ठीक है। तो इन्होंने काम किया है किसको, मराठा एम्पायर को एकदम पीक पे इतना फैला दिया कि जो कभी फैला हुआ ही नहीं था। मतलब इनके नाम से तो राजपूत भी डरने लग गए थे। ये फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है क्योंकि इतना इनका वर्चस्व बढ़ गया था कि इनको जहाँ ये निकले और जीते ही जीते, मतलब फिक्स है कि मतलब इनका ऑफिशियल जो मराठा हिस्ट्री में नाम किया था, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। बालाजी बाजीराव फर्स्ट, सेकंड भी आएंगे तो वो अलग बात है। तो बालाजी बाजीराव फर्स्ट थे इनका नाम, और इन्होंने ही मैक्सिमम लड़ाइयाँ लड़ी, 65-70 के आसपास, तो सब में इनको जीती मिली है, राइट। तो आप देखो इनके टाइम पे मराठा एम्पायर का जो मैप मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एकदम फुल पीक पे चला गया है, मैक्सिमम राजस्थान को टच कर रही है बाउंड्री, यूपी तक पहुंच गई, उड़ीसा कैप्चर कर लिया। और जहाँ जो एरिया कैप्चर नहीं था वो इनको टैक्स देते थे, इतना डर हो गया था इनका। इनके दो टैक्स चलते थे जिनको चौथ और सरदेश मुखी, दो टैक्स थे। ये मेडिवल हिस्ट्री में आपसे एग्जाम में पूछते भी हैं, शायद यूपीएससी ने पूछा भी है, राइट। तो दो टैक्स वसूला करते थे ये आसपास के स्टेट से, सरदेश मुखी और चौथ। ये किसके लिए, प्रोटेक्शन हो, हफ्ता वसूली, भाई जिंदा रहना है तो हफ्ता वसूली देनी पड़ेगी। तो वैसे ही कुछ था सरदेश मुखी टाइप का। तो इतना इनका खौफ था, राइट। तो अब आप देखो, पर ये यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे वो हमें पहले समझना है, ठीक है। इसका मतलब मराठा स्टेट छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था, जब अब सारे एक हो गए तो बनता है मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर में हम ऊपर का जो मराठा स्टेट का टाइम पीरियड है 1720 तक का, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब 1720 का ही क्यों यही टाइम क्यों लिया हमने, मतलब महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ये टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है 1720? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये गद्दी पे बैठ गए थे, समझ में आया। 1720 पे इन्होंने कमान संभाली मराठा स्टेट की, 20 साल इन्होंने रूल किया, राइट। और उसके बाद 20 साल में तो ये बहुत आगे निकल गए सबसे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टाइम पीरियड इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे एक नई पोस्ट, एक नया पद सामने आया लोगों के मराठा एम्पायर में, और वो पोस्ट थी पेशवा की। सुनते ना, पेशवाशिप, पेशवाई। तो पेशवा क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड करने का मेन मकसद क्या था कि एक तो इनका रूल आना, और इनका रूल खास क्यों था क्योंकि ये एक पेशवा थे, समझ में आया। ये क्या थे, पेशवा। तो पेशवाशिप जो शुरू हुई ना वो कहाँ से शुरू हुई,
1720, हालांकि इससे पहले से शुरू हुई, पर इस 1720 इनके बाद में वो जो पेशवाशिप थी वो हेरिडेटरी हो गई। हेरिडेटरी मतलब समझते हो, एक के बाद जो इनका बेटा होगा वो पेशवा बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स हो गया। पहले राजा के ऊपर होता था। तो पहले हम देख लेते हैं ये पेशवा है कौन, तब हमको इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि मराठा कन्फेडरेसी मतलब ग्रुप ऑफ मराठा एम्पायर सब साथ में आ गए। एक इनका राजा होता था, बाकी सब इनके सामंत जो इनके चाहने वाले शुभचिंतक होते थे। तो वो जैसे राजा कहीं एक जगह बैठा हुआ है, जैसे मुगल थे आगरा में बैठे हुए हैं, पर उनका स्टेट कितना फैला हुआ है, साउथ इंडिया में बुरहानपुर, राजपूताना, लाहौर, काबुल, बंगाल, राइट। तो वहाँ वो क्या करते थे, अपने जान पहचान चाचा भतीजा को बिठा देते थे, भाई तुम वहाँ बन जाओ, तुम वहाँ संभाल लो। वैसे ही इन सारे जो मराठा एम्पायर की जो कास्ट थी, इनमें से भोसले डायनेस्टी जो है ना, ये सबसे प्रोमिनेंट थी। और इन्होंने ही रूल करना स्टार्ट किया, यही आगे चल के राजा बने इन सब में। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ये सब नहीं पूछेंगे आपसे, नॉट टू बी वरी, क्या पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। तो ये बैकग्राउंड सबको समझ में आया कि ये इस तरह से हिस्ट्री डिवाइड कर रखी है, और हमको इस हिस्ट्री को पढ़ना है जिसमें मराठा कन्फेडरेसी है, और फिर हम देखेंगे अंग्रेज़ कब एंटर होते हैं इन सारे फसाद के अंदर, ठीक है। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मराठाओं में क्या, मराठा कन्फेडरेसी 1720 से 1818, मतलब 1818 ही क्यों, ये वो साल है जब अंग्रेज़ पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे किसको, मराठाओं को। आखिरी लड़ाई अंग्रेज़ और मराठाओं के बीच में होगी, और उसमें अंग्रेज़ बोलेंगे भैया बहुत पेशवा कर लिया, अब हम ही पेशवा हैं। कैप्टन असल बोलेंगे तुम अब तक मुझसे नहीं टकराए थे, मेरा बायोडाटा चेक कर लो, मस्त मेरा बायोडाटा है, प्लासी से लेके बक्सर से लेके, है ना। तो ये भी बोल रहा है भैया मेरा भी बायोडाटा तगड़ा है, पर कैप्टन असल जीत जाते हैं। कैप्टन असल बोलते हैं साला ये पोस्ट ही ख़त्म करूँगा मैं। पेशवाशिप एबॉलिश कर दी गई थी 1818 में, उसके बाद कोई पेशवा बना ही नहीं, समझ में आया। तो आज भी कोई पेशवा नहीं है। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो देखो मराठा कन्फेडरेसी मतलब ग्रुप ऑफ मराठा, एक अलग सिस्टम बनाया गया कि छोटे छोटे रॉयल स्टेट इकट्ठा होकर एक बड़ा स्टेट बनाएंगे, और उस स्टेट को ये मराठा कन्फेडरेसी किसने बनाई थी मैं अब आपको बताता हूँ। एक रूलर आएंगे मराठा एम्पायर में, शाहू जी। उसमें जो मूवी में देखा आपने, वो जो बाजीराव मस्तानी मोटा मोटा सा राजा ऊपर बैठा होता है, वही शाहू जी था, राइट, जो आप उस बाजीराव मस्तानी में देखते हो, ठीक है। तो वो भाई साहब थे। अब उनके टाइम पीरियड पे रणवीर सिंह के पिताजी की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा वो एरो से मारता है, फिर वो पेशवा बनता है। तो इनका टाइम पीरियड ये था। अब इनके पिताजी कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। आपको समझ में आ रहा है टाइम पीरियड सब देखो। अगर इनका टाइम पीरियड 1707 है जो औरंगजेब की डेथ है, और 1749 ये इनका टाइम पीरियड था, तो इनके एक इम्पॉर्टेंट दोस्त या इनके एक मिनिस्टर थे पेशवा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप सोचो पेशवा क्या था। तो आपको ध्यान रखना है मराठा एम्पायर में किंग के नीचे एक मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी पेशवा, समझ में आ गया, सिंपल बेसिक बिल्कुल, एक मिनिस्टर की पोस्ट थी। अब वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि वो राजा को भी लोग नहीं पूछने लग गए कि भाई, आपने उस मूवी में डायलॉग भी सुना होगा सब कुछ पेशवा ही है, शाहू जी को तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई पेशवा की पावर इतनी स्ट्रांग हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि अपने आप को प्रूव किया, अपनी वर्थ को प्रूव किया था। होता ही है ऐसा हर बार, है ना, आपको देखने को मिलेगा। जैसे शाहजहाँ का आप रूल देखोगे मेडिवल हिस्ट्री में, तो उनकी बीवी की बहुत चलती है, नूरजहाँ। आपको पता ना कि भाई उनके कहने पे सारे अपॉइंटमेंट होते थे, उनके कहने पे हरम में महिलाएं कैसे रहती थी, उनके कहने पे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। तो क्या होगा कि शाहू जी गद्दी संभालते हैं इस टाइम पीरियड में, और ये क्या करते हैं, सबसे पहले पेशवा की पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो पोस्ट भी इन्होंने ही क्रिएट की थी, शाहू जी ने, ठीक है, कि भाई पेशवाशिप शुरू ही ये करता है। तो ध्यान रखना है, ही स्टार्टेड व्हाट, पेशवाशिप। कौन, शाहू जी। इन्होंने पहला जो पेशवा बनाया वो कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ही वॉज द फर्स्ट पेशवा 1713 से 1720, और फादर ऑफ व्हाट, रणवीर सिंह। तो अब इन्होंने ये फर्स्ट पेशवा थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, मिलिट्री टैक्टिक्स में इंपॉर्टेंट थे। तो अच्छा बहुत इन्होंने रोल निभाया, किसके साथ, शाहू जी के साथ मिलके स्टेट को अच्छे से संभाला। अब संभालने के बाद जब पेशवा इनकी डेथ हुई, तो ये जो विश्वनाथ भाई साहब है ना, इन्होंने शाहू जी को कहा था कि जो पेशवाशिप है उसको आप हेरिडेटरी कर दो, और शाहू जी ने इनकी बात मान के पेशवाशिप को क्या कर दिया था, हेरिडेटरी, ठीक है। पर जब किया था तब तक ये आ चुके थे पिक्चर में, तो इनके टाइम पे माना जाता है कि वो हुआ था। तो इसका मतलब इन्होंने पेशवाशिप बनाई, इन्होंने इसको अपॉइंट किया, इनका टाइम पीरियड चल ही रहा था, सब कुछ होके 1720 पे आ गए, ये भी 1720 पे आ गए और ये भी 1720 पे आ गए, राइट। इसका मतलब अब जो पिक्चर में आएंगे वो कौन है, बालाजी बाजीराव सेकंड। दूसरी बात, ये जो मराठा कन्फेडरेसी बनाई गई ना, आप देखो 1720 के बाद ही बनाई गई है, 1720 आपको दिख रहा है, तो ये भी शाहू जी ने ही बनाई थी। तो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मराठा
कन्फेडरेसी, ठीक है। कन्फेडरेसी मतलब बाकी जितने भी मराठा स्टेट हैं छोटे छोटे वो सब अंडर में आएंगे, राजा के अंडर में रहेंगे, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो मराठा कन्फेडरेसी के ये भी थे। पेशवा कौन था? अलोक मिनिस्टर अंडर शाहू जी इसके फाउंडर थे, मैंने पहले डिस्कस कर लिया, राइट। अब लेटर ऑन पेशवा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है शिवाजी के रूल में। अब ये छत्रपति शिवाजी नहीं है, ये ध्यान रखना। आप सोचोगे ये छत्रपति शिवाजी है, ये छत्रपति शिवाजी नहीं है, ये शाहू जी के बेटे हैं जिनका नाम शिवाजी है, समझ में आया? छत्रपति शिवाजी तो इनसे बहुत पहले थे, 1780, राइट, मतलब 1680, तो वो तो बहुत पहले थे। ये इनके बेटे, आप समझ में आ रहा है? राजा शाहू जी, उनका बेटा कौन? शिवाजी। बालाजी विश्वनाथ पेशवा, उनका बेटा कौन? बालाजी बाजीराव फर्स्ट। तो किंग की एक चेन अलग चल रही है, पेशवाशिप की एक चेन अलग चल रही है। आपको ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी और आपको समझना, कंफ्यूज नहीं होना कि उसको उसमें घुसा दिया। किंग की जो है, किंग अपना शाहू जी है, शाहू जी के बाद किंग कौन बना? शिवाजी। पेशवा इनके टाइम पे कौन थे? विश्वनाथ साहब। उसके बाद कौन बने? ये। तो मतलब ये जब टपक गए तो इनका रूल आया होगा शिवाजी, है ना। और आगे बहुत कुछ तो ये करके गए, पर ये जब चले गए 1740 में, आगे इनके बाद भी पेशवा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा नाना साहेब, बहुत फेमस है, राइट, नाना साहेब वगैरह, तो मैं आगे बताऊंगा माधव राव, नारायण राव, और भी जो इनके बेटे थे, इनके भी तो बेटे आएंगे, फिर वो भी लड़ेंगे पेशवा बनने के लिए। तो ये सब जो पूरी ख़राब हुआ है मराठा सिस्टम, वो पेशवा बनने की वजह से ही पूरा कोलैप्स हुआ है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अभी आपको इतना समझना, मतलब ये तो बेचारे ये भी करके चले जाएंगे, तब शिवाजी का रूल आएगा। आप देखो 49 ये जा चुके होंगे, इनके बाद शिवाजी बनेंगे, शिवाजी का रूल आएगा तो इनके बेटे भी तो पेशवा बनेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन बनेंगे, ठीक है। तो इनका जो ये सब करके गए थे एम्पायर फैला के, उसका फ़ायदा जो है सच में इनके बेटे ने उठाया ज़्यादा। उनको मतलब भाई सब कुछ पिताजी करके गए, कोई दिक्कत ही नहीं ना, सब बिजनेस सेटअप है, गाड़ी में बैठना है, मज़े करो, घूमो, दूर दूर तक जाओ, पिताजी का नाम ले लो, खौफ बहुत है, बस हो गया। तो वैसे ही था। तो इसका मतलब ये पेशवाशिप थी, और ये इस तरह से कुछ मराठा एम्पायर चलता था। पैरेलली राजा की भी चल रही है, पेशवा को बुलाते थे, भैया मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, तुम वहां जाके लड़ाई कर लो यार, उसको जीत लो, ये जीत लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मिनिस्टर बन गए थे, और कहते थे कि बस ये जो फैसला करते थे वही राजा मान लेता था। इतने पावरफुल हो गई है एक टाइम पे, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितनी लड़ाइयाँ ये जीत के दे रहे थे ना, किसको? मराठा एम्पायर को, और कोई जीत नहीं पा रहा था। राजा भी इसके फेवर में, राजा को क्या चाहिए भाई, बैठे बैठे बाहर मुझे निकलना नहीं, मोटा हो गया खा के उधर ही, राइट, और ये आराम से जाके जीत रहे थे। अब होता क्या है आगे, नेक्स्ट देखो, ये तो आपको पता है बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। अब किंग हो गए थे कमज़ोर, और पेशवा की पोस्ट क्या हो गई थी? ज़्यादा, राइट, ये तो आपने सुना ही होगा सबने। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इनकी पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये पेशवा पोस्ट हेरिडेटरी बन गई, सबको समझ में आ गया। ये एग्जाम में CDS में क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज़, आई थिंक 16 या 17 का क्वेश्चन है, ये CDS का ही है। मैच द फॉलोइंग करके आया था क्वेश्चन कि कौन से मराठा, मैंने कहा ना रॉयल स्टेट अलग अलग जगह बैठे हैं, और किंग पुणे में बैठते थे, पेशवा खुद पुणे में बैठा करते थे। मैं आपको बताऊँगा ना, पुणे जी जो क्या बोलते थे इसको, मराठवाड़ा, है ना, तो वहाँ पर ये बैठा करते थे। अब इनके अंडर में राजा जो थे मराठा एम्पायर के, उनके अंडर में बहुत रॉयल स्टेट थे छोटे छोटे, जो समय आने पे उनकी हेल्प करते थे, सेना वेना भेजते थे, लाइक दिस। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया मराठा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते थे। तो आपको बताना है कि बड़ौदा में किसको बिठाया था मराठाओं ने? गायकवाड़ थे। ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। आज भी आपको पता है सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो आप BJP में शामिल हो गए, वो कहाँ है? बहुत पुरानी हिस्ट्री चल रही है, आप देखो, राइट। ये बड़ौदा, गायकवाड़, ये किसके हैं? जयपुर की जो महारानी थी गायत्री देवी, उसके नाना जी हैं ये, राइट। ये सब आपस में कनेक्टेड है, द बड़ौदा ऑफ गायकवाड़। फिर उसके बाद ग्वालियर में कौन बैठते थे? सिंधिया। इंदौर में कौन थे? होलकर। ये सब कौन है? मराठा चीफ्स, मराठा चीफ्स थे ये सब। पर इन सब के ऊपर कौन था? राजा, किंग। और पेशवा भी एक तरह का मिनिस्टर ही था, पर इसके लिए अलग से जगह बना दी गई थी क्योंकि इतना पावरफुल हो गया था, आप समझ सकते हैं, राइट। फिर इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले बैठते थे, और पेशवा खुद पुणे में बैठा करता था। समझ में आया? इसका मतलब ये तो कौन कहाँ बैठा है उसकी लोकेशन है। ये जब अंग्रेज़ अटैक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज़ कहाँ क्यों अटैक कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहूँगा अंग्रेज़ ने ग्वालियर पर अटैक किया, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि ये अटैक किस पे हुआ है। समझ में आया? तो फिर होता भी क्या था, आप ये मत सोचना अगर ये मराठा जो किंग है उसके अंडर में है, इसका मतलब ये नहीं कि खरीद लिया है, ऐसा नहीं होता था। समझ में आया? कल को अगर ये किसी और के अंदर शामिल हो जाए
और अपने ही राजा को धोखा दे दें, वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। बंगाल के नवाब ने भी तो किया था ऐसा मराठाओं मुगलों के साथ में। तो ऐसा होगा भी सही आगे, मैं आपको बताऊंगा कब होगा, जब इनको फील होगा अरे मराठा किंग तो खुद कुछ नहीं है, पेशवा जा चुके हैं, कुछ भी नहीं है, सब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये भी अपना रास्ता फिर अपने अपने बचाने को तो दौड़ेंगे अपने आप को। इनको पता है यार भाई अल्टीमेट ब्रिटिशर से जीतने वाले हैं, वही पावरफुल, अब उनसे क्यों लड़के मरना है। तो ये सोचेंगे अच्छा ठीक है यार, कुछ लोग जो हैं वो अपना जो है चेंज कर देंगे अपना पाला। तो अब आप देखो इसके बाद में क्या होगा, ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना, आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे भी नहीं। क्या पूछेंगे, बस मैं एक ही नाम पूछा है, बार बार मैं आपको बता दूंगा वो क्या नाम है, बट आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया है। कितना टाइम हो गया? 50। अब देखो मराठा को यहाँ तक समझ में आ गया। एंड डाउट, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है मैंने, इतना तो करना भी नहीं चाहिए था, पर ठीक है मैं सीधा लड़ाई पे आता है। एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म, अब तक तो ख़त्म भी हो जाता, पर आपको फिर समझ में कुछ नहीं आता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, समझ में आया? तो आप देखो मराठाओं का ये ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ आपको याद है ना, टाइम पीरियड याद है इनका 1713 से 20। फिर कौन आया? बालाजी बाजीराव रणवीर सिंह 20 से 40, 1720 से 40, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि शाहू जी का बेटा शिवाजी। अब राजाओं की बात नहीं कर रहे हम, राजा गए भाड़ में, हमें तो पेशवा की बात करनी है कि पेशवा बनने की वजह से वो होड़ लग गई इनके मरने के बाद कि मैं पेशवा बनूं। क्यों? पेशवा की बहुत चलती थी, नाम था भाई, सारी मेहनत के कौन कर गया? रणवीर सिंह, और मिठाई कोई और खा रहे हैं, तो नाम इतना हो गया कि सबको पेशवा बनना है। राजा के भाई को भी पेशवा ही बनना है, मतलब अबे तू राजा बन जा, नहीं मैं तो पेशवा बनूंगा। अरे मतलब खुद की जो पोस्ट है वही बन जाओ यार, फिर भी सब इसके पीछे भागने लग गए। तो इतना भयंकर इंटरनल पॉलिटिक्स चलेगी कि ये जब अंग्रेज देखेंगे कैप्टन से बोलेगा अच्छा ये दिक्कत है क्या इनकी, अब मुझे पता चल गया, अब मेरे को किस टाइम एंट्री लेनी है मुझे समझ में आ चुका है। समझ में आया? ये इतनी माथा फोड़ी इनके अंदर है, इतना सब कुछ चल रहा है, मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा तो सिस्टम सही है, रूल ऑफ लॉ है, कोई भी आके बन जाता है, एक्ट पास होते हैं। तो अब क्या हुआ, बाजीराव फर्स्ट के भाई थे रघुनाथ राव, देखा वो चाकू फेंक के मारते हैं उधर मूवी में, नहीं देखा? देखना नहीं, मूवी नहीं देखी किसी ने तो वापस जाके देखना चाकू कौन फेंकता है, राइट। तो आप देखना बाजीराव फर्स्ट के भाई कौन थे? रघुनाथ राव। इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव, ठीक है, उनका निकनेम था नाना साहेब। क्लियर? इस पूरे झमेले में राजा के एक और बहुत विश्वास या कॉन्फिडेंस वाला मिनिस्टर था, ठीक है, या व्यक्ति था इस पूरी जो नाटक खिचड़ी चल रही थी, वो थे फडणवीस, नाना फडणवीस, राइट। बहुत एज के पर्सन थे, उनकी बहुत चलती थी, मतलब पेशवा के बराबर तो नहीं कह सकते पर थोड़ा ही कम थे वो भी, तो उनकी बहुत चलती थी, माना जाता था उनको भी। तो बालाजी बाजीराव इनके बेटे हुए, जब ये टपक गए तो इनको क्या बनाया? नाना साहेब को पेशवा बना दिया कि भैया यू क्या बन गए आप? पेशवा। अब इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि रघुनाथ राव को बनना था पेशवा, मतलब रणवीर सिंह के भाई साहब को क्या बनना था? पेशवा। तो ही थॉट व्हाट, कौन? रघुनाथ राव ने सोचा कि ये टपक गया तो ये नहीं बनेगा, मैं बन जाऊंगा, मुझे बनाएंगे पेशवा, मैं उसका भाई हूँ। इनको नहीं बनाया, इनके अरमान सारे पानियों में बह गए, दिल के अरमान। किसको बना दिया? नाना साहब को। बोला यार ये क्या हो रहा है, एक तो मैं इतना वेट कर रहा हूँ कब से, मुझे बनना है, ये बन गए। इन्होंने बोला ठीक है यार थोड़ा वेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की इनको टपकाने की, राइट, और टपक गई है। कब टपके? इनको टपकाने का काम किया था अहमद शाह अब्दाली, 1761, पता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो कौन सी मूवी आई थी उसके ऊपर भी, वो फालतू से एक्टर है उसमें, हाँ, उसने पूरी मूवी को एस्टेस कर दिया, पूरे पैसे बर्बाद, सच बता रहा हूँ मैं। उस एक्टर को चेंज कर दिया था, पूरा बजट बच जाता मूवी का। उसकी वजह से पूरी मूवी फ्लॉप हुई, मैंने देखी भी नहीं, वरना हिस्टोरिकल मूवी से मुझे बहुत शौक था। तो 1761 में क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आपको सीक्वेंस पकड़ना है, आपको क्या पकड़ना है कि मराठाओं की हिस्ट्री भी चल रही है, ये आपके सामने है सब कुछ, ठीक है, डेट बाय डेट आपके सामने। तो ये तो इनकी हिस्ट्री अंदर की बात है, बाहर भी तो कुछ चलेगा, इनके थोड़ी अंदर चल रहा है तो बाहर कुछ नहीं चल रहा होगा, बाहर भी चलेगा। बाहर क्या था? बाहर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इंतजार करता है अहमद शाह अब्दाली इनका। तो इसका मतलब जब ये बैटल हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो मराठा आर्मी गई होगी, इसका मतलब गई होगी तो ऑब्वियसली पेशवा की परमिशन से गई होगी। उस समय पेशवा कौन था? नाना साहिब। समझ में आ रहा है आपको? उस समय कौन पेशवा था मराठा में? नाना साहिब। किसके बेटे थे वो? बाजीराव सेकंड के। इसका मतलब हमें और क्या समझ में आया कि
हाँ वही है ना। तो अब क्या हुआ, 1761 में ये बैटल होती है, इनको हार्ट अटैक का सदमा लग जाता है, बोले हार गए। उस लड़ाई की याद में चल बसते हैं, ये निकल गए। अब ये चल बसे, रघुनाथ राव ने सोचा अब तो मैं ही बनूंगा भाई, अब तो मेरे नाम। इनके भी छोटे से बेटे थे बिल्कुल, हाँ समझ रहे हो, ज़्यादा बड़े नहीं थे ये, 10 12 13 साल के होंगे, इनको बना दिया। अब वो रघुनाथ राव कह रहा है यार मेरा क्या सिस्टम है यार, ये कितने कैसे लोग हैं परिवार के, मेरे से प्यार तक नहीं करते हैं, पेशवा नहीं बनाया मेरे को। रघुनाथ राव बहुत गुस्सा है, यही जाएंगे अंग्रेज़ों के पास, ये बहुत हो गया। फिर अंग्रेज कैप्टन से बोले अच्छा तुम्हारी क्या दिक्कत है, फिर ये सारी दिक्कत कैप्टन असल जो है सॉल्व करेगा झाड़ फूक करके, समझ में, वो कैसे करेगा लेट्स सी। तो अब इनको बना दिया माधवराव को। अब ये क्या है यार मैं और इंतजार करूँ, मेरे से नहीं होगा, ये तो देखो कितने देर 1772 तक जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इसको मारने की कोशिश की, इसको टपका दो यार, किसको, माधवराव को टपका भी दिया इन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स में, राइट। इनके भी एक बेटे थे गोद में, नारायण राव, उनको बनाया गया, होता है बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको डिक्लेयर कर दिया नाना फडणवीस। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, नाना फडणवीस ने बोला ये पेशवा है, तो ये बोला फिर मैं क्या हूँ मतलब मैं क्या हूँ, मुझे क्या समझ रखा तुमने। तो ये बेचारे इतने तंग हो गए, फाइनली इन्होंने बोला मैं तो इन लोगों के, ये तो मेरा परिवार हो ही नहीं सकता, आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ कैप्टन रसल, ब्रिटिशर्स, वो इनको मज़ा चखाएंगे। हालांकि मज़ा इनको तब भी इन्हीं को ही आता है दोबारा, राइट। इनको बेचारे इनके अरमान ज़िंदगी भर तक पूरे नहीं हो पाते, बहुत कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाते। बट आप समझोगे ये जो सीक्वेंस चला है ना, ये आपको इतना आसान नहीं कि बस इसके बाद ये बन गया, ये बन गया। ये टाइम देखो, इनके बीच में बहुत कुछ हुआ होगा जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, समझ में आया। कितने साल निकल गए, बहुत साल निकल गए, 30-40 साल। क्या, हाँ कौन, हाँ ये 1 साल ही रहा, इसका रीज़न क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसके बाद में और भी लोग आएंगे, वो बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो ये बनते हैं बाजीराव सेकंड। अब ये कैसे बनते हैं, ये इनकी एक अलग कहानी है, हमें वो नहीं जाननी है। हमें तो बस सिर्फ इतना, ये क्यों बता रहा हूँ ये भी नहीं बताता मैं, ये मराठा हिस्ट्री है, हमें क्या लेना देना इस बात से, इसलिए बताइए क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि रघुनाथ राव क्यों गए थे ब्रिटिशर्स के पास। फिर जब मैं सीधा बता देता कि रघुनाथ राव गए ब्रिटिश के पास हेल्प मांगने, फिर आपको किस बात की हेल्प, क्या हुआ था, फिर कुछ समझ में नहीं आता आपको, राइट। इसलिए ये अलग से मैंने थोड़ा बहुत बताया। हालांकि नाम वगैरह कुछ भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, हो सके तो आप इनका नाम याद रख लेना, हो सके तो इनका नाम याद रख लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इनका नाम एक जगह आएगा एग्जाम में, सीडीएस में इनके नाम पे क्वेश्चन आया था कि इन्होंने ट्रीटी साइन की थी अंग्रेज़ों के साथ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपको इस सब किसी नाटक में नहीं पढ़ना है, यू कैन रिमेंबर दैट, सिंपली यही नाम याद रख जाएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि लड़ाई में जिसका नाम आएगा हमें उससे मतलब है, हमें इनकी हिस्ट्री से क्या लेन देना भाई, हिस्ट्री तो फिर भी हमने समझ ली है पढ़ने के लिए। इट मीन्स कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब ये कहानी किसके बीच में हो गई है, रघुनाथ राव वांट टू बिकेम व्हाट, पेशवा, पर उनके अरमान पूरे नहीं हो पाए। तो वो ध्यान रखना, ये जब सब बन रहे होंगे ना, माधव राव, नारायण राव, इनसे पहले ही वो अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा, अंग्रेज़ों के पास वो पहले ही जा चुका होगा। अंग्रेज उससे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, भी बताऊंगा मैं सब क्या हुआ। और इनके अंग्रेज़ों से मिलने के बाद में भी पेशवा बदलते रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, समझ में आया। तो अल्टीमेटली इनका कोई भी, इनको कभी भी ये पेशवा नहीं बन पाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है नेक्स्ट देखो, अब आप देखो एंग्लो मराठा वॉर तो हम कल पढ़ेंगे। एक और चीज़ में आपको, ये छोटा सा ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अब रघुनाथ राव क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है उनके पास, राइट। तो याद क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तो नहीं, वहाँ तो है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या है उनके पास, उन्होंने देखा सबसे नज़दीक में पावर कौन है जो थोड़ा इस्टेब्लिश्ड है, आई मीन जो आप कह सकते हो कि पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मराठा से, जो भिड़ सकते हैं। तो क्या था, आपको एक पीछे और मैं आपको ले जाऊँगा। आपको याद है 1613 में क्या हुआ था सूरत में, पढ़ाया था मैंने, यस, पहली फैक्ट्री लगी थी अंग्रेज़ों की सूरत में जब वो आए थे, है ना। तो सूरत में तो मतलब अंग्रेज़ों का अच्छा दबदबा होना चाहिए, मतलब अंग्रेज़ ट्रेडिंग सेंटर है तो अंग्रेज़ वहाँ होंगे ही सही। ये सूरत गए थे अंग्रेज़ों से मिलने, सबसे नज़दीक वहीं है, महाराष्ट्र से सूरत, गुजरात की तरफ। तो ये वहाँ चले गए। तो ये किसकी खोज में गए थे, दोस्त की खोज में, और हम कहाँ जाते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। तो अब क्या हुआ, ये कहाँ चले गए, दोस्तों की खोज में सूरत के, यार कोई तो मिले मुझे पेशवा बना, ऐसे बोलते बोलते नहीं, पागल हो जाता है आदमी, बोलते बोलते जाता है। तो ये बेचारे चले गए। तो कैप्टन असल ने उनको बुलाया, बोले भाई तुम टेंशन मत लो, आ जाओ और हमारे साथ बैठ के मिठाई मत खाओ, ट्रीटी खाओ पहले। ये इनका काम एक ही था, ट्रीटी, जो भी आ रहा है ट्रीटी ट्रीटी, यही चल रहा है इनका बस। तो ये बड़े अच्छे लोग थे, मतलब ब्रिटिशर्स। एक बार को तो ऐसा लगता है कि कितने बेचारे मरहम दे रहे हैं किसी को आ रहा है तो उसको ना। तो ट्रीटी साइन करवा रहे हैं पहले, क्या हाँ भाई ट्रीटी साइन कर लो। अब किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी पे ट्रीटी साइन हुई,
अब अंग्रेज़ तो कहते हैं अंग्रेज़ों का पक्ष अलग था, तो क्या वह सूरत में मिले? सूरत में एक ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ सूरत। कब? 1775 में। समझ में आ रहा है? अब तक बैकग्राउंड, फिर हम सीधे जब मैं इस पर जंप करूँगा तो फटाफट निपटाऊंगा, क्योंकि फिर आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होगा। तो इसका मतलब ट्रीटी साइन हो गई। अब किस बात की ट्रीटी है? ट्रीटी इस बात की है कि कैप्टन असल ने बोला, यार कैप्टन असल ने अकेले में डिस्कस किया अपने दोस्तों से, यार ये तो इतना धोखेबाज इंसान है, खुद के परिवार को छोड़ के आ गया, मैं इसकी बात पे कैसे भरोसा करूँ? कल को मैं इसकी हेल्प करूँ, मुझे भी ले डूबे ये तो, है ना, पेशवा करता हुआ ये तो बन जाओ, कल मुझे मारे फिर। तो ट्रीटी साइन की, इन्होंने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको पेशवा बनाएंगे, राइट। पर इनको हनुमान बना दिया मार मार के लड़ाई में, राइट। पेशवा तो बन नहीं पाए। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने बोला मुझे क्या मिलेगा, तुम पेशवा बन गए तो। आप समझ रहे, यही वही स्ट्रैटेजी है। अगर आपने मेरी एक बात ध्यान रखोगे ढंग से कि ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांट अ प्रॉफिट, बिकॉज वो एक कंपनी थी, उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं इनके झमेले से कि इनके तुम्हारे घर में कौन पेशवा बन रहा है, कोई लेना देना नहीं है उनको तो ये मतलब है मेरा क्या फ़ायदा है ये बता, सीधी सी बात। मैं अपने सैनिक भेज के मरवाऊँ, क्या मिलेगा मुझे? इन्होंने बोला भैया मैं आपको है ना 2 एरिया दूंगा, सैलिसिट और बसई, ये मराठा एम्पायर में थे, और ये एरिया मैं आपको सौंप दूंगा, आप मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है किसकी? ट्रीटी ऑफ सूरत की। लड़ाई शुरू होने से पहले की बात है ये। तो मैंने तब जब आपको फर्स्ट साइन क्लास में कहा था कि ट्रीटी लड़ाई से पहले भी साइन हो सकती है, बाद में भी, बीच में भी, कभी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि दोनों एग्री हैं कि नहीं है। समझ में आया? तो अब क्या होगा, हो गया बनार, रुको पॉज सुनते। अब क्या होगा, तो ये ट्रीटी साइन हो गई है, ट्रीटी ऑफ सूरत। इसका मतलब बैकग्राउंड पूरा तैयार है, अब बस किसका इंतजार है? कैप्टन असल का। जब वो धावा बोलेंगे, पर वो भी बेचारा कंफ्यूज है कि किसको मारूं किसको छोड़ूं, क्यों? क्योंकि यार ये तो इनके तो बहुत सारे मराठा चीफ्स हैं, पूरी जगह बैठे रहते हैं, बड़ोड़ा, होलकर, फलाना ढीकना, पता नहीं कौन कौन है। अब एक साथ इनसे लड़ूंगा तो हारूंगा ही हारूंगा। तो उन्होंने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। और फिर उसके बाद तो ये कल ये भी ख़त्म हो जाएगा मराठा और सिख एम्पायर। तो 10 मिनट का भी नहीं है, दोनों लड़ाइयाँ हुई थी छोटी छोटी, कुछ भी नहीं उसमें समझने का ज़्यादा। महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने, बस उनके रेफरेंस में ही थोड़ी बहुत बात आती है। एक आधा कभी क्वेश्चन आया तो आया सिखों के ऊपर, मतलब एंग्लो पंजाब वॉर, बाकी तो एंग्लो सिख वॉर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, इनके ऊपर आए हैं क्वेश्चन। हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक